नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 20 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 20 का जो पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थे। तो अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की तो वो थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। तो अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, तो हाई कोर्ट की जो पहली महिला जज थी वो थी लीला सेठ। तो लीला सेठ का नाम भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन में सरोजनी नायडू भी दिया है। सरोजनी नायडू क्या थी? अगर सरोजनी नायडू की मैं बात करता हूँ तो सरोजनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। ये क्वेश्चन भी आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, तो याद रखना वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में, और सरोजनी नायडू से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो सरोजनी नायडू है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। तो आईएनसी की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। इस बात को आपने याद रखना। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की खाली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाएगी तो एनी बेसेंट है। और अगर भारतीय महिला पूछी जाएगी तो सरोजनी नायडू। उसी प्रकार विजय लक्ष्मी पंडित की बात करता हूँ तो ये यूएनओ की 8वीं महिला अध्यक्ष भी बन चुकी है और ये पहली भारतीय थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर आप भी अपना टेट जून में क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे जेबीटी टेट है, चाहे टीजेडी आर्ट्स टेट है, चाहे एलटी टेट है, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट करें 7876145409। और हमारी जो फीस है वो मात्र 499 रुपीज़ है। आपके लिए यहाँ पर जो क्लासेस रहने वाली है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं देख सकते, आप कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, वैसे तो हमारा जो टाइम है टेट का वो 2 से 4 बजे के बीच में हमारी क्लासेज होती है। लेकिन भैया आपको याद रखना है अगर आप इस टाइम पे जो है वो अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्डेड आप ऑलवेज कभी भी क्लासेस को देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस की बात करें हाई कोर्ट के तो है गुरमीत सिंह संधावालिया। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरमीत सिंह संधावालिया वाला क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा क्योंकि अभी न्यू बने हैं। तो गुरमीत सिंह संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो इनका नाम भी जरूर परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इनका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना। इस बात को भी आपने याद रखना है। और देखिए पहली महिला की बात हो रही है तो पहली महिला मुख्यमंत्री भी पूछी जा सकती है। देखो राज्यपाल हमने पढ़ लिया, पहली महिला सरोजनी नायडू है, पहली मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी है, हाई कोर्ट की लीला सेठ है। लेकिन भैया भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछी जाएगी तो है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सन 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नंगरकोट कांगड़ा किले को लूटा था। तो अगर बात करते हैं नंगरकोट किले की, कांगड़ा किले को जिसको हम जानते हैं, इसको जो सबसे पहले लूटा था 1009 ईस्वी में, वो किसके द्वारा लूटा गया? तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया। और जब महमूद गजनवी ने इसको लूटा तो उस समय कांगड़ा के राजा, कांगड़ा पे जो है किसका शासनकाल होता था? तो याद रखना उस समय जो कांगड़ा के राजा होते थे वो होते थे जगदीश चंद। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि जब 1009 में महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा किले को लूटा गया तो कांगड़ा के जो राजा उस समय होते थे वो जगदीश चंद थे। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपको कांगड़ा किले को अलग अलग जो है आक्रमणकारियों के द्वारा लूटा गया था, कांगड़ा के नंगरकोट किले को। अब यहाँ पे 1337 में भी एक अटैक फिर से होता है। 1337 में जो यहाँ पे अटैक होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पे 1337 में अटैक किया जाता है। और उस समय जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे अटैक करते तो पृथ्वी चंद जो है वो कांगड़ा के राजा होते हैं। इसके बाद फिर से 1365 में कांगड़ा किले को लूटा जाता है। 1365 में किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लूटा जाता है। और जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले को लूटा था तो कांगड़ा के राजा थे रूपचंद। तो आपको ये भी पता रखना है कि कब लूटा और उस समय कांगड़ा पे जो है वो किसका शासन था। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके आने वाले टेट परीक्षाओं के लिए। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, इसकी कब बना था। तो ये 1946 के आसपास ये बना था, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल।
और अगर मैं इसकी बात करता हूँ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष की, तो वो थे स्वामी पूर्णानंद। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्वामी पूर्णानंद जो है वो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ये अलग अलग है दोनों, जिसको आप HRPM भी कहते हैं, हिमालयन रियासती प्रजामंडल। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1939 कब होती है, 1939 में होती है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपको कुनियार प्रजामंडल याद रखना है, कब इसकी स्थापना हुई आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसी प्रकार सिरमौर रियासती प्रजामंडल, सिरमौर रियासती प्रजामंडल 1939 के आसपास बनता है। धामी गोलीकांड भी 1939 में। बहुत सारी चीज़ें 1939 में, तो आप तुक्का भी यहाँ पर लगा सकते हैं। चंबा सेवक संघ ये 1936 में इसकी स्थापना होती है, इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धामी रियासती प्रजामंडल इसकी स्थापना भी 1939 के आसपास होती है। और धामी जो रियासत थी उसकी जो राजधानी थी वो हलोग, कहाँ पे थी, हलोग। ये वही हलोग है जहाँ पर पत्थर का खेल मेला, शिमला के हलोग में एक पत्थर का खेल मेला लगता है, तो आपको यह याद रखना ये हलोग में लगता है। और हलोग की जो है कहाँ की राजधानी थी, तो धामी रियासत की राजधानी थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेट परीक्षाओं के लिए बनने वाले हैं और पक्का यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन किसी ना किसी टेट परीक्षाओं में जरूर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से सुने कि 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना। तो अगर हिमाचल के 5वें जिले की बात करते हैं तो 5वां जिला हिमाचल प्रदेश का बनता है बिलासपुर। अब बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बना, कब बना, ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो बिलासपुर की अगर बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को इसको हिमाचल में मिलाया गया और बिलासपुर हिमाचल का कौन सा जिला बना, 5वां जिला। तो इस बात को आपने याद रखना है, कौन सा जिला बना था, 5वां जिला। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अगर हिमाचल प्रदेश की मैं गठन की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1948, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है और जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल में 4 जिले थे, जिसके लिए मैंने ट्रिक दिया है SMMC। SMMC का मतलब है जब हिमाचल का गठन हुआ तो सिरमौर, मासू, मंडी और चंबा 4 जिले उस समय जो है हिमाचल प्रदेश में होते थे जब हिमाचल का क्या होता है, गठन होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल 27,169 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है 27,169 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। और जनसंख्या जो हिमाचल की थी वो थी 9,35,000, याद रखना है कितनी थी, 9,35,000। इस बात को भी आपने याद रखना है। और जिले जो थे वो कितने जिले थे, 4 जिले थे, इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य पारसी, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य कब बनता है। तो अगर पारसी राज्य की बात करता हूँ तो पारसी राज्य जो हिमाचल बना था वो 1951 में बनता है। और पारसी राज्य 1951 से ये कब तक रहा, तो 1951 से 56, याद रखना है 1956 तक तो है ये क्या रहा था, पारसी राज्य रहा था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था, तो ये 1953 में हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 25 जनवरी 1971 तक जो है हिमाचल क्या रहता है, 1956 में इसको फिर से क्या बनाया जाता है, यूटी। लेकिन बिलासपुर को इसी दौरान 1 जुलाई 1954 को जब ये गौ श्रेणी का था राज्य बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला। उसी प्रकार अगर मैं 5वां जिला इसको बनाया बिलासपुर को, 6ठा जिला कौन बना, 1956 में ये यूटी बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1956 के ठीक 1 साल बाद 1957 में हिमाचल प्रदेश में करम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है, इस बात को आपने याद रखना। और 1 मई 1960, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 1 मई 1960 को हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, एक छठा जिला और जोड़ा जाता है जिसका नाम होता है किन्नौर। तो याद रखना रामपुर के जो 14 गांव को अलग करके जो है किन्नौर जिला बनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और एक चीनी तहसील होती थी। और जो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला कब बना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बनता है। और क्षेत्रीय परिषद को 1963 में विधानसभा में बदल दिया जाता है। तो इस सारे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम को पास करवाने वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कीमती है। और 1966 में अगर मैं बात करता हूँ तो 1 नवंबर 1966 को जो है वो क्या होता है, 1 नवंबर 1966 को जो है विशाल हिमाचल का निर्माण होता है, मतलब पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है। और जो आपका
पंजाब का जो कुछ हिस्सा है वो हिमाचल में मिलाया जाता है और हिमाचल में जो ज़िलों की संख्या है वो 10 हो जाती है। तत्पश्चात 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ हमीरपुर और ऊना जो है वो हमीरपुर और ऊना की अगर बात की जाए तो ये 1972 में जो है हिमाचल प्रदेश के 2 नए ज़िले कांगड़ा को तोड़कर बनते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बात करता हूँ हिमाचल की, तो पूरे भारत की जनसंख्या का हिमाचल की जनसंख्या जो है वो 0.57% है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे, लेकिन अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, किसका कार्यकाल कब से कब तक, तो 1856 से 1862। याद रखना है 1856 से 1862 तक जो है वो क्या था, जो ये लॉर्ड कैनिंग साहब थे इनका क्या था, कार्यकाल था। अब क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि जो 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मई को ये शुरू हुआ, 10 मई 1857। और 10 मई 1857 को शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो ये मेरठ से शुरू हुआ। और कमल और रोटी जो है 1857 के जो विद्रोह है उसका प्रतीक थे। और देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए लॉर्ड कैनिंग की बात हो रही है। लॉर्ड कैनिंग जो है, इनका नाम चार्ल्स कैनिंग, पूरा नाम इनका चार्ल्स कैनिंग था। और ये भारत के जो वायसरॉय रहते हैं वो 1858 से 1862 तक, याद रखना 1858 से 1862 तक। और ये स्वतंत्र, भैया याद रखना है कि भारत के पहले वायसरॉय, स्वतंत्र भारत तो नहीं कहूँगा क्योंकि उस समय तो भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो भारत के प्रथम वायसरॉय किसको बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग। ये टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत के जो है पहले वायसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग साहब। इस बात को भी आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। और इन्हीं के समय में भारत शासन अधिनियम, आपने सुना होगा भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया के हाथ में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो शासन होता था वो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। जब आप हमारे जो बैच में अंदर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें चार्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ टेट परीक्षाओं के लिए बताई जाएगी। अगर आप कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हमारे जेबीटी और टीजीटी दोनों बैच यहाँ पे टेट के भी और कमीशन के अभी चले हुए हैं, 4 बैच हमारे अभी रनिंग में है, तो आप उन बैचेज में जुड़ सकते हैं। साथ में पुलिस का बैच भी हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में बहुत सारे नाम हैं। देखो भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी इनके शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग ने लाया। और भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम दोनों लॉर्ड कैनिंग ने लाया। उसी प्रकार लॉर्ड वेलेजली, जी हाँ लॉर्ड वेलेजली, जिनके द्वारा साइक संधि की शुरुआत की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी से तो बहुत बार हम इनके बारे में बता चुके हैं, 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था। और अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनके कार्यकाल के दौरान पहली रेलवे लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली रेलवे लाइन कब चली, तो पहली रेलवे लाइन चली थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई से ठाणे। पहली रेलवे लाइन चली थी मुंबई से ठाणे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो दूरी थी ना वो 34 किलोमीटर थी। कितनी थी, 34 किलोमीटर थी इसकी दूरी, इस बात को आप याद रखें। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, हड़प की नीति, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो याद रखना हड़प की नीति जो भारत में लाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी। और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। और साथ में ना टेट परीक्षाओं में कभी चूक का सिद्धांत भी दिया जाता है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो चूक का सिद्धांत है वो किसने लाया, तो चूक का सिद्धांत, हड़प की जो नीति है वो किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। इस बात को आपने याद रखनी। और क्वेश्चन देखो बेसिक क्वेश्चन आता है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं, तो रेलवे का पितामह या रेलवे का जो फादर ऑफ रेलवे जो है वो लॉर्ड डलहौजी है। और पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो स्थापना है वो भी भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन से भी सीखे। देखो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुकिंग बैंक किसकी आत्मकथा है, तो लुकिंग बैंक जो है वो मेहरचंद महाजन की क्या है, लुकिंग बैंक आत्मकथा है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यहाँ पर अगर मेहरचंद महाजन की बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति हिमाचल से जो कि
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पे रह चुके हैं, जो कि हिमाचल के एकमात्र है, इस बात को आपने याद रखना। तो हिमाचल से एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट में, तो न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन जी, और इनके नाम पे MCMDAB कॉलेज भी है कांगड़ा में, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार लालचंद प्रार्थी, देखिए अगर लालचंद प्रार्थी की बात होती है तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी जो बुक है वो लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। उसी प्रकार आपकी शांता कुमार की, शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इनकी बहुत किताबें जो है टेट परीक्षा में पूछी जाती है और इनकी बहुत सारी बुक से है भी, तो इनकी बुक से एक बार ज़रूर आप सुन ले। इनकी बुक से है धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, याद रखना, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये भी एक इनकी बुक है। लाजो बहुत फेमस है, लाजो शांता कुमार की बुक है। हिमालय पर लाल छाया, ये भी बुक लिखी है किसने, शांता कुमार ने। तो ये सारी जो बुक है किसने लिखी है, ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। अब एक बुक बहुत फेमस है, तारीख ए रियासत सिरमौर। तारीख ए रियासत सिरमौर जो बुक है वो लिखी है राजा रणजौर सिंह, किसके द्वारा, राजा रणजौर सिंह के द्वारा एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है तारीख ए रियासत सिरमौर। तो इस बुक को भी आपने याद रखना है, ये बुक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। और अगर मैं बात करता हूँ, एक बुक और है जिसका नाम है आपका हिमाचल अवार्ड ऑफ लाइट। तो हिमाचल अवार्ड ऑफ लाइट बुक लिखी है निकोलस रोरिक ने, और हिस्ट्री ऑफ मंडी लिखी है विक्रम कायस्थ, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, दो बुक है, एक हिस्ट्री ऑफ मंडी है वो विक्रम कायस्थ, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह। और कांगड़ा पेंटिंग्स बुक बहुत बार पूछी गई है, लिखी है MS रंधावा। तो इतनी बुक्स हम देख लेते हैं, इसके बाद हम अगली बुक है जो बाद में देखेंगे, बाबा काशीराम, जिनको पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बाबा काशीराम कांगड़ा के डाडा सीबा से संबंध रखते हैं और इनको पहाड़ी गांधी की जो उपाधि दी गई वो किसके द्वारा, तो ये दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पहाड़ा दा बुलबुल कहा गया था बाबा काशीराम को सरोजनी नायडू के द्वारा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन से भी देख लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में, कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड रहने वाला है। तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। भाई अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसको आप हिंदी भाषा में कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर महान्यायवादी की बात करें तो ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76, और ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षाओं में, हल्के में मत लेना भाई, जितने क्वेश्चन मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसको अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल की, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही नियुक्ति करता है किसकी, महान्यायवादी की। इस बात को आपने याद रखना है। और कब तक नियुक्ति करता है, तो जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनने के लिए होनी चाहिए, यही योग्यता होनी चाहिए। और देखिए संसद का सदस्य, देखो पार्लियामेंट जो भारत की है, संसद का सदस्य होते हुए नहीं भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है कौन व्यक्ति है, तो वो कौन है, अटॉर्नी जनरल। क्योंकि अनुच्छेद 88 जो भारत का है ना, आर्टिकल नंबर 88 क्या बात करता है कि ये संसद का मेंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और अटॉर्नी जनरल जो है वो R वेंकट रमन है भारत के, इस बात को आपने याद रखना है। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश में, एडवोकेट जनरल एक राज्य में होता है और ये राज्य सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। तो हिमाचल का हमें पता होना चाहिए। तो अनूप रतन जी क्या है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में एडवोकेट जनरल है। और इनकी नियुक्ति जैसे अटॉर्नी जनरल की राष्ट्रपति करता है, लेकिन एडवोकेट जनरल की कौन करेगा, राज्य में है तो राज्यपाल करेगा। और नियुक्ति के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, जो इनके पास जो योग्यताएं होनी चाहिए वही होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के जज के समान, जैसे अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के समान क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसी प्रकार इनके पास भी, एडवोकेट जनरल के पास भी वही होनी चाहिए जो कि हाई कोर्ट के जज के पास होती है। और ये कब तक रहते हैं, जब तक राज्यपाल चाहेगा। और विधानमंडल या विधानसभा का सदस्य होते हुए न भी ये जो है वो कार्रवाई में भाग ले सकते हैं एडवोकेट जनरल। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस की बात करते हैं, तो अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है वो संजीव खन्ना जी है। और इनके पद की जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। मतलब आपस में दिला रहे, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को दिला रहा है और राष्ट्रपति किसको दिला रहा है, मुख्य न्यायाधीश को दिला रहा है। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने में देखो, टेट परीक्षा ऐसे पास नहीं होती, थोड़ी बहुत मेहनत आपको खुद भी करनी होती है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। तो खुद कुछ एफर्ट्स अपने होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि कुछ एफर्ट्स अपने होते हैं और कुछ एफर्ट्स जो है वो मारने होते हैं। तो आप एफर्ट्स मारिए, आप चीज़ों की ओर मत देखिए, आप मेहनत करते जाइए, एक दिन कामयाबी
अपने आप आपके पास आएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में चले जाती है तो उसको जो है पद्मा कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है क्या कहते हैं भाई, पद्मा कहते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। और वैसे ही जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जाती है उसको क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। और पद्मा और जमुना, जब पद्मा और जमुना इकट्ठी मिलती है तो किसका निर्माण करते हैं, मेघना। और यही मेघना आगे जाकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो मेघना का निर्माण को कौन सी दो नदियाँ करती है, तो कभी कभार गंगा और ब्रह्मपुत्र दिया होता है, कभी कभार पद्मा और जमुना दिया होता है, क्योंकि पद्मा जो नाम है वो गंगा का है और जमुना जो नाम है वो किसका है, ब्रह्मपुत्र का। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर। संविधान को जो लागू जो किया था वो किया था भैया 26 जनवरी 1950। लेकिन भैया अगर संविधान की मैं बात करता हूँ, संविधान को जो बना था वो बना था 26 नवंबर 1949, लेकिन इसको बाद में पारित किया जाए, इसको लागू बाद में किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ मंगयाणी, जय माँ ठारी, जय श्री गुरु महाराज।